हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं सप्लाई जो चैप्टर है। हमारा चैप्टर 2 उसका यूनिट नंबर 3 उसका पूरा वन शॉट देखेंगे। डिटेल रिवीजन देखने वाले हैं ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन हो जो भी डाउट्स हो वो हो जाएंगे दूर। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यूनिट 3 है हमारा सप्लाई को लेके। ऑलरेडी हमने 2 यूनिट इस पे बना दिए हैं, दोनों के यूनिट बना दी, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये तीसरा यूनिट है सप्लाई का। सप्लाई का मतलब क्या होता है? तो जैसे एक सेलर और एक बायर होता है। बायर हमेशा क्या करता है? चीज़ों की डिमांड करता है। क्या करेगा? चीज़ों की डिमांड करेगा। वहीं पे सप्लाई क्या करेगा? सेलर क्या करेगा? चीज़ को सप्लाई करेगा। किसको करेगा? ये जो कस्टमर होता है, ये जो बायर होता है, कस्टमर होता है, उसकी डिमांड को वो पूरी करता है। कैसे? बाय वे ऑफ सप्लाई। बाय वे ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को दे के बाद में इसके बदले में इसको क्या देता है? इसको पैसे देता है। ये इसको गुड सप्लाई करता है, इसकी डिमांड पूरी होती है और इसके सप्लाई से इसका क्या होता है? प्रॉफिट इसको अर्न होता है। तो इसी को बोलते हैं सप्लाई। तो बेटा सप्लाई के लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ पे देख, सप्लाई रिफर टू व्हाट अ फॉर्म ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऑफर फॉर सेल देखा जाता है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल सेल्स हुआ कि नहीं हुआ, दैट डज नॉट रिक्वायर। यहाँ पे क्या देखा जाता है? हमारा एक्चुअल वो कितना वो ऑफर ऑफर कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑफर फॉर सेल। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलेंगे सप्लाई। ठीक है। बोथ रिक्वायर विलिंगनेस एंड एबिलिटी। अगर ये व्यक्ति क्या कर रहा है? कोई चीज को सप्लाई कर रहा है, किसको? उसके कस्टमर को। तो उस वहां पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। पहला उसका विलिंगनेस, मतलब कि क्या है? सपोज सपोज इसने क्या किया? इसने इससे सपोज इसके कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। इसने इसको कपड़े के सेल के लिए 2000 रुपीज डिमांड आस्क की कि भाई आई विल सेल दिस प्रोडक्ट एट रुपीज 2000 रुपीज। यहाँ पे इसने इसको बोला 1500 रुपीज के अंदर मैं ये क्लोथ है रेडी हूँ परचेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? अब इसको चाहिए 2000, यहाँ पे ये दे रहा है 1500। तो क्या इसका विलिंगनेस है क्या? तो नहीं, क्योंकि इसका विलिंगनेस कितना है? 2000 का, जबकि ये कितने दे रही है? सिर्फ 1500 ही दे रही है। तो यहाँ पे विलिंगनेस मैच नहीं कर रहा। तो सर क्या विलिंगनेस मैच कर जाए तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे? नहीं बेटा, विलिंगनेस के साथ साथ क्या चाहिए होती है? एबिलिटी टू सप्लाई चाहिए होती है। मतलब अगर ये बोले कि भाई मेरे को ऐसे एक ड्रेस नहीं, ऐसे कितने ड्रेस चाहिए? 1000 ड्रेस चाहिए। अब इसके बाद जो प्रोडक्शन मशीन है उसके अंदर मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हो सकता है? 100। इसको चाहिए कितना? 1000। क्या इसकी एबिलिटी है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने की? तो नहीं, उसकी एबिलिटी नहीं है। तो समझे बेटा, यहाँ पे सप्लाई के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है हमारा एबिलिटी होना और दूसरा होना हमारा विलिंगनेस। तो सप्लाई के पॉइंट से देखते हैं। देख देख हमने ना डिमांड डिमांड किसके पॉइंट से दिखा था? कस्टमर के पॉइंट से दिखा था। कस्टमर के पॉइंट से दिखा था, हाँ जी। तो ये इसके अंदर प्री रिक्विजिट क्या होती है? हमारा होता है पहला, हमारी क्या होनी चाहिए? विश होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजायर। क्या विश और डिजायर फुलफिल द डिमांड? नहीं, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा क्या होने चाहिए? हमारी एबिलिटी टू पे। एबिलिटी एबल टू पे, हम क्या होने चाहिए? एबल टू पे। क्या हमारे पास एबिलिटी भी है तो क्या वो डिमांड में कन्वर्ट होगी? नहीं, उसके लिए हमारे क्या चाहिए? विलिंगनेस टू स्पेंड। तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए खरीदने के लिए, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये किसकी नोट्स देखी थी? ये देखी थी हमने डिमांड वाले चैप्टर में देखी थी, यूनिट नंबर 1 के अंदर। फिर अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सप्लाई। बताओ बेटा सप्लाई कौन करेगा? तो सप्लाई करता है हमारा मैन्युफैक्चरर या तो सप्लायर। मैन्युफैक्चरर या तो सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर, वो ये चीज़ों को सप्लाई करता है। तो वो चीज़ वो क्या आपसे मांगता है? वो उसका सप्लाई कब कंसिडर होता है? तो पहला उसके लिए क्या चाहिए? उसकी चाहिए विलिंगनेस, कि वो चीज़ों को सेल करने के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चाहिए? विलिंगनेस चाहिए होती है। फिर सेकंड और क्या चाहिए होता है? विलिंगनेस के अलावा यहाँ पे चाहिए होती है आपकी एबिलिटी टू पे, सॉरी एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है, एबिलिटी टू सप्लाई, अगर बेटर वर्ड में लिखें
आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए उस गुड्स को सप्लाई करने के लिए। आपके पास एबिलिटी नहीं है वो गुड्स को देने के लिए, तो क्या आप सप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एबिलिटी टू सप्लाई होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर sorry at a particular point of time and at a particular price। इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी मैं सप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देख, यहाँ पे हमारी क्या चाहिए? विलिंगनेस, एबिलिटी टू सप्लाई, और फिर ये क्या है? फ्लो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू बनता है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे। जो सप्लाई होता है, ये सप्लाई मानो या डिमांड कितनी, यहाँ पे अगर डिमांड भी वर्ड यूज करोगे तो भी वो करेक्ट कंसेप्ट है। जो हमारा डिमांड या तो जो सप्लाई होता है वो कैसा कंसेप्ट होता है? फ्लो कंसेप्ट होता है। मतलब क्वांटिटी और सप्लाई इज मच, मतलब हम हर वीक कितने वीक कितना गुड्स कंज्यूम करेंगे, एक दिन कितना कंज्यूम करेंगे, 5 दिन कितना करेंगे, 10 दिन कितना करेंगे, पर वीक कितना कंज्यूम करेंगे, पर ईयर कितना कंज्यूम करेंगे। मतलब कि कोई भी चीज को गुड्स को खरीदना या परचेज करना, कितना हम परचेज करेंगे या तो कितना हम सप्लाई करेंगे। अगर परचेज करेंगे तो बोलेंगे डिमांड के पॉइंट से आ जाएगा, और अगर सप्लाई के पॉइंट से पूछेंगे तो कितना हम सप्लाई कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हमारी एबिलिटी। मतलब ये क्या है? ये हमारा फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। ओके, नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब क्या होता है? हमारे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसके ऊपर से सप्लाई हमारा डिपेंड करता है। तो सप्लाई डिपेंड करता है प्राइस ऑफ द गुड्स के ऊपर। मतलब सर प्राइस ऑफ द गुड्स को कैसे? अगर बेटा अगर क्या होगा, प्राइस आप ज्यादा लोगे, मतलब अगर सपोज ये पेन है, इस पेन नॉर्मली मार्केट में 50 रुपए बिकती है, अगर मैं इसको 50 की जगह 55 में सेल करूं तो मैं कम सप्लाई करूंगा कि ज्यादा करूंगा? ऑफकोर्स वाली मैं 10% से ज्यादा अर्न करने वाला हूँ उसको सेल करने से। तो जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतना सप्लाई ज्यादा होगा। तो सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ जी, जितना कम प्राइस चार्ज करोगे तो उतना ही कम सप्लाई होगा। सर तो ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। वेरी गुड, एकदम करेक्ट समझे। मतलब क्या होता है कि जितनी प्राइस ज्यादा उतना सप्लाई ज्यादा होता है, और जितनी प्राइस कम होगी उतना उसको लॉस होगा, इसलिए वो सप्लाई कम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? यहाँ पे हमारा जो सप्लाई कर्व बनता है ये बनता है अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग राइट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। राइट बच्चों, चलो तो फिर आगे नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर रिलेटेड गुड्स तो मेरे को आता है, इसके अंदर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो यहाँ पे भी वही आएगा? नहीं बेटा नहीं। जब डिमांड की बात हो, जब डिमांड की बात हो तो रिलेटेड गुड्स का मतलब, रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है? रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरे कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसी में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर रिलेशनशिप होता है इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। वही ये मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ। डिमांड के अंदर रिलेटेड गुड्स में दो प्रोडक्ट आएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होती है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होती है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहीं पे मैं किसकी रिलेटेड गुड्स की बात करूं लेकिन सप्लाई के पॉइंट से, मतलब अगर आप सप्लाई का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर रिलेटेड गुड्स की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरर क्या हुआ? एक मैन्युफैक्चरर कितने गुड्स बनाता है उसी को वो आपस में कैसा बोला जाता है? वो आपस में एक दूसरे के रिलेटेड गुड्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाएंगे? एक दूसरे के रिलेटेड गुड्स बोले जाते हैं। इस केस के अंदर क्या होगा? सपोज ये 4 गुड्स बनाता है, ए बी सी डी, कितने गुड्स बनाता है? 4 गुड्स बनाता है। तो उस केस के अंदर क्या होगा? अगर ये 4 गुड्स बना रहा है तो इसमें जिसके अंदर हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, क्या होगा? हाईएस्ट प्रॉफिट। बताओ उसको मैन्युफैक्चर करेगा कि नहीं करेगा? ऑफकोर्स वाली बात है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो उसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा जिसके अंदर प्रॉफिट उसको ज्यादा होता होगा। वापस से बोलता हूँ, एक सप्लायर उसी चीज को सबसे ज्यादा सप्लाई करता है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आता है। तो हाईएस्ट द प्रॉफिट, हायर द प्रोडक्शन, हायर द प्रोडक्शन। इसका मतलब
वो चार में से सिर्फ उसी को प्रोड्यूस करेगा जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, उसके बाद लोएस्ट प्रॉफिट, उसके बाद और कम प्रॉफिट, लास्ट में लीस्ट प्रॉफिट, उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी देता है। तो देख बेटा, हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ा। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब कि हमारा सप्लाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो सप्लाई पहला प्राइस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा सप्लाई हमारा रिलेटेड गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी हमारा सप्लाई डिटरमाइन करता है। कैसे? अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ज्यादा होता है मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा। अगर सप्लाई फैक्टर की कॉस्ट ज्यादा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा इसका मतलब मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आ रही है मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर उसमें मजा अगर सप्लाई अगर हाँ सॉरी, तो ये वहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि प्राइस ऑफ कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है मतलब प्रॉफिट कम है, तो उसके अंदर सप्लाई बताओ बढ़ेगा कि घटेगा। ऑफकोर्स वाली बात है, अगर प्रॉफिट कम है तो सप्लाई क्यों ज्यादा करो, सप्लाई हो जाएगा कम। और वाइस वर्सा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। तो ये मेरे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर क्या होता है, मेरे सप्लाई डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें, बेटर टेक्नोलॉजी यूज करें, जिससे अच्छी टेक्नोलॉजी से क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन फास्ट होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा तेजी से होता है, एंड आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट, बताओ बच्चों, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, और भी ज़्यादा उसका सप्लाई करेंगे, तो सप्लाई विल इंक्रीज। नेक्स्ट इसका उल्टा होगा, या अगर आपकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कम पुरानी है, उससे प्रोडक्शन बहुत कम होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट कम आएगा और उससे आपका सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या बोलती है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आपको मदद कर रही है आपका सप्लाई बढ़ाने में, कैसे गवर्नमेंट कैसे मदद कर सकती है, गवर्नमेंट आके सप्लाई करेगी नहीं। गवर्नमेंट कैसे दे रही है, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट आपको टैक्स रिडक्शन दे रही है। अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, टैक्स रिडक्शन दे रही है, उस केस के अंदर क्या होगा, आपका ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी जिससे आप लोग ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका इनडायरेक्टली क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, सो सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। लेकिन गवर्नमेंट और आपका 36 का आंकड़ा है और गवर्नमेंट आपसे क्या वसूल करती है, बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करती है। अगर बहुत ज्यादा टैक्स देती है इसका मतलब आपका क्या, जो प्रॉफिट है वो बताओ ज्यादा आएगा कि कम आएगा, तो प्रॉफिट उस सिचुएशन में कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम, इसका मतलब सप्लाई भी हो जाएगा कम, सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ कंपटीशन एंड द साइज ऑफ अ इंडस्ट्री। अगर बेटा, अगर नेचर ऑफ कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत ही भरमार पड़ी हुई है, क्या, अगर कंपटीशन ज्यादा है उस सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा होता है, सप्लाई विल बी मोर। अगर देयर इज कौन सा कंपटीशन होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है। लेकिन अगर मोनोपोलाइज कंडीशन, मतलब मोनोपोली मार्केट, जैसा आपको मालूम होगा मोनोपोली मार्केट मतलब एक ही सेलर है। अगर एक ही सेलर है तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो क्या करेगा, कम से कम सप्लाई करेगा ताकि क्या हो, उसकी शॉर्टेज हो मार्केट में, और शॉर्टेज होती है इसके मार्केट के अंदर उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन बोलता है कि जब मार्केट के अंदर क्या होता है कि फ्यूचर में इसकी रेट और बढ़ेगी, कितनी होगी, और बढ़ेगी, तो हम क्या करते हैं, हम अपना प्रोडक्शन का सप्लाई स्टॉप कर देते हैं ये सोच के कि जब और ज़्यादा रेट मिलेगा तब उसको सेल करूंगा। वहीं पे क्या होता है, अगर एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत कम होने वाली है फ्यूचर में, तो हम ही अभी से क्या कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर देते हैं, स्टॉक को क्लियर कर देते हैं, ताकि क्या हो, फ्यूचर में हमको कोई प्रकार का लॉस ना हो। तो द डिक्रीज इन द एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्राइस, अगर एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, दो देना, हाँ, अगर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्राइस, फ्यूचर में प्राइस इसका घटने वाला है, तो सेलर क्या करेगा, सेलर अभी से ही पूरा शेयर को सेल आउट करेगा ये सोच के कि फ्यूचर में प्राइस और कम होने वाला है, तो अभी से मैं पूरा स्टॉक क्या कर दूं, स्टॉक को मैं क्लियर कर दूं, स्टॉक को क्लियर कर दूं ताकि फ्यूचर में क्या हो, कोई भी प्राइस कम हो तो चलो। तो ये एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक की प्राइस क्या होने वाली है, सॉरी,
मैं वापस से बताता हूँ, मैं आपको एक्सपेक्टेशन का बताया था। एक्सपेक्टेशन के अंदर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, अगर प्राइस फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है तो हम अभी सप्लाई को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे अभी मैं क्यों सप्लाई करूं। सपोज अभी सप्लाई कर रहा हूँ 100 रुपए में और फ्यूचर में वही प्राइस होने वाली है 110, तो मैं 100 रुपए देके कम प्रॉफिट क्यों कमाऊं जब मैं 110 के अंदर सप्लाई कर सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में मैं जो सप्लाई करने वाला हूँ वो 110 रुपए की रेट से करने वाला हूँ, न कि 100 रुपए की रेट से। जिससे क्या होगा, जिससे मेरे को और प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन वहीं पे अगर सपोज फ्यूचर में प्राइस इसका होने वाला है 90 रुपीज, तो मैं बोलूंगा कि अभी के अभी पूरा गुड्स सेल आउट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है। नंबर ऑफ सेलर, अगर सेलर ज्यादा है देयर देन लार्ज सेलर, तो क्या होंगे, तो सप्लाई उसका ज्यादा होगा, लार्ज सेलर होगा तो ज्यादा होगा। और मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब एक ही सेलर है, मोनोपोली, तो उसके अंदर सप्लाई कम होगा। फिर अदर फैक्टर अगर वो फैक्टर कैसे हैं, अगर वो फैक्टर फेवरेबल है, तो सप्लाई क्या होगा, हमारा सप्लाई ज़्यादा होगा। लेकिन वो फेवरेबल नहीं है, वो अनफेवरेबल है, तो हमारा सप्लाई क्या होगा, हमारा सप्लाई होगा कम। ठीक है। एक बार वापस से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देख रहे हैं, मतलब हमारा सप्लाई कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ अ गुड्स, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। फटाफट क्विक मैनर में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब जब हम एक से ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस प्रोडक्ट को ज्यादा सप्लाई करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, और उस प्रोडक्ट को कम सप्लाई करेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिट कम तो सप्लाई भी कम, उसका उल्टा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो फिर प्रोडक्शन ज्यादा, और अगर टेक्नोलॉजी सही नहीं है तो प्रोडक्शन कम। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हमको सपोर्ट करे, सब्सिडी दे, टैक्स रिडक्शन दे, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे हम सप्लाई को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे। और उसका उल्टा होता है, अगर टैक्सेस वगैरह इम्पोज करेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को कम करेंगे। नेचर ऑफ कंपटीशन एंड द साइज ऑफ इंडस्ट्री, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही सप्लाई बढ़ेगा, और जितना कंपटीशन कम होगा उतना सप्लाई कम होगा। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर सप्लाई कम होता है और कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होता है। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में प्राइस है बढ़ने वाली है तो अभी सप्लाई को रोक दो, अभी सप्लाई मत करो, लेकिन फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो अभी जितना है उतना गुड्स क्लियर कर दो। नंबर ऑफ सेलर, वही का वही ऊपर वाला ही नीचे आ रहा है। अगर अगर क्या हो रहा है, अगर सेलर अगर नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, तो यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा, और अगर सप्लाई कम है, मैं अगर ऐसा क्या है, अगर मोनोपोली है तो वहाँ पे सप्लाई कम होगा। अदर फैक्टर, अगर फैक्टर वो हमारे फेवरेबल में है तो सप्लाई ज़्यादा, और अगर वो अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ ऑफ सप्लाई सेम कंसेप्ट होता है जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है। तो हमने जो यूनिट 1 के अंदर पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, वैसे ही है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर अगर प्राइस इंक्रीज करो अगर प्राइस इंक्रीज करो तो सेलर क्या होगा, सेलर ज़्यादा सप्लाई करेगा, सेलर क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा। और उसका उल्टा, अगर अगर प्राइस डिक्रीज करो तो सेलर कम सप्लाई करेगा, उसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे डिमांड के अंदर होता था, डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, डिमांड में हमने पढ़ा था कि अगर डिमांड में हमने पढ़ा था कि अगर क्या होता है कि जितनी ज़्यादा प्राइस होती है उतनी ही कम डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर के पॉइंट से होता है। कस्टमर हमेशा क्या सोचता है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो मेरे को महंगा लगेगा तो मैं कम खरीदूंगा, और अगर प्राइस सस्ती होगी तो मेरे को सस्ता लगेगा इसलिए मैं ज़्यादा खरीदूंगा। वहाँ पे क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई के पॉइंट से देखोगे तो वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे? क्योंकि ज़्यादा प्राइस मिलेगा तो ज़्यादा प्राइस मिलेगा मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा सप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, ये बोलता है कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसमें खाली हम एक चीज को याद रखेंगे, सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस क्या बोलता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट को बोलता है सेट्रस पेरिबस, मतलब खाली प्राइस और सप्लाई के अंदर क्या फर्क, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में क्या फर्क होता है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, एक चीज याद रखना, इन शॉर्ट इसके ऊपर हमारा एमसीक्यू आता है। इसके ऊपर क्या आता है, एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट।
शॉर्ट रन के अंदर आप अपना सप्लाई को इतना जल्दी नहीं बढ़ा सकते, वो चीज याद रखना। लेकिन लॉन्ग रन में ऑफकोर्स आप अपनी सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो, अपने सप्लाई को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट रन में हम कभी भी अपने सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। एमसीक्यू आता है, क्या शॉर्ट रन के अंदर हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं? ना जी ना। ओके, जब है ना हम प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को टेबल के फॉर्म में बताते हैं, टेबल के फॉर्म में बनाते हैं, तो वो बन जाता है सप्लाई टेबुलर इन सप्लाई शेड्यूल। क्या बनेगा? सप्लाई स्केड्यूल भी बोलते हैं या तो सप्लाई शेड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे हम अपने अलग अलग प्राइस पे कितना गुड्स को सप्लाई करेंगे वो लिखा हुआ होता है। जब आप उसको डायग्राम में ड्रॉ करते हो तो वो बन जाता है सप्लाई कर्व। अगर आप इसका सप्लाई कर्व देखोगे तो वो क्या है? वो अपवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट। वो क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट है। ओके, मतलब यहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड टुवर्ड्स राइट वो भी बोल सकते हो। अच्छा, आपने क्या वो हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व के अंदर क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ कर्व के अंदर पढ़ा था कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई का मतलब क्या होगा कि जो वाई में जो चेंजेस हो रहा है, न्यू माइनस ओल्ड, और चेंज इन एक्स, एक्स का मतलब क्वांटिटी में जो फर्क हो रहा है। तो ये क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज एक्स। ये एग्जैक्टली अपोजिट होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन एक्स। अब मैंने इसका यूज कहाँ होता है सप्लाई कर्व का, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, उसके आगे देखो, उसके आगे देखो, यहाँ पे हम एक चीज को ऑब्जर्व करें कि जितना ज्यादा प्राइस होगी उतना ज्यादा सप्लाई होगा, जितना ज्यादा प्राइस होगी उतना ज्यादा सप्लाई होगा। प्राइस 4 बढ़ेगी तो सप्लाई भी हमारा बढ़ेगा, प्राइस और बढ़ेगी तो हमारा सप्लाई और बढ़ेगा। ठीक है, अदर फैक्टर कांस्टेंट हम मानेंगे। हाईएस्ट क्वांटिटी कहाँ पे सप्लाई की जाती है? हाईएस्ट क्वांटिटी हाईएस्ट प्राइस पे, मतलब हर एक प्राइस इंक्रीज होने से हम अपना सप्लाई क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। हम अपना सप्लाई क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई का मतलब होता है जब हम एक या दो या उससे ज्यादा लोगों का सप्लाई शेड्यूल को ऐड कर देते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल समेशन। से समझ नहीं आया कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 15 रुपए पे कितनी क्वांटिटी है इसकी? 15 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, वही है 15 रुपए पे 25 क्वांटिटी सप्लाई करता है। हमको क्या करना है? हमको क्या करना? हॉरिजॉन्टल समेशन करना है। यहाँ पे 15 प्लस 25 मतलब 40। तो ये देखो ये आ गया कि 15, ये जो प्राइस थी 15 और ये 15, इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, मैं तो आपको यही बोल रहा था कि है ना, आप 15 और 25 टोटल मिलके कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देते हैं 25 35, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। ओके, तो इसी को बोलते हैं मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल का बताओ तो इंडिविजुअल सप्लाई होता है, और जब सारे का क्लब हो जाता है तो मार्केट सप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देख बेटा, हम क्या देख रहे हैं? अब इसके अंदर हम देख रहे हैं मूवमेंट, मूवमेंट ऑन द सप्लाई का। और मूवमेंट कैसा होता है? तो मूवमेंट होता है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज कैसा होता है? तो मूवमेंट के अंदर देख, सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई कर्व होता है हमारा अपवर्ड। तो ये हमारा, चलो इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सप्लाई क्या होता है? सप्लाई कर्व हमारा ये सा होता है। सपोज ये प्रेजेंट प्राइस पे ये प्रेजेंट डिमांड है। ठीक है, जब प्राइस क्या होता है? जब प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस P1 से P2 हो जाता है, प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो क्या होता है? क्वांटिटी भी Q1 से Q2 हो जाता है। मतलब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और उसके उल्टा हम अगर यहाँ पे क्या करें? प्राइस को हम कर देते हैं कम, प्राइस को कम कर देता है। मतलब तो देख बेटा, यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, हाँ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, डिमांड शेड्यूल, डिमांड का मार्केट। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है? अगर प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्राइस के कम होने से सप्लाई भी कम होता है, और प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाता है। तो जब सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है? सप्लाई बढ़ता है। ये देखो, ये एक ही सप्लाई कर्व है, ये एक ही सप्लाई कर्व है। अगर सप्लाई बढ़े, अगर सप्लाई
बढ़े तो उसको बोलेंगे हम इंक्रीज अपवर्ड मूवमेंट, सॉरी क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व क्यों बोला हुआ है, क्योंकि सेम डिमांड सॉरी सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन इसका उल्टा लो, उल्टा मतलब क्या होता है, अगर हमारा सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अगर हमारा सप्लाई कम हो जाता है मतलब इस पॉइंट से सप्लाई घट के यहाँ पे आ जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑन द सेम सप्लाई कर्व। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई ऑन द सेम सप्लाई कर्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा देखो ये जो है ना, जब हम इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो उसको अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं, और उसको हम एक्सपांशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं। एक्सपांशन, एक्सटेंशन, अपवर्ड मूवमेंट। वहीं पे जब हमारा डिक्रीज इन सप्लाई होता है, डाउनवर्ड सॉरी डिक्रीज इन डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई। तो उसको डाउनवर्ड मूवमेंट ट्रेंड भी बोलेंगे, या तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज। बेटा जी इसमें एक चीज खाली मैं आपको वापस से ध्यान बता दूं कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, अगर प्राइस 10 हो जाता है तो सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर प्राइस 20 की जगह 30 हो जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा। वापस से बोलूं, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, और प्राइस अगर इंक्रीज हो जाएगा तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि सेम सप्लाई कर्व पे अदर फैक्टर कांस्टेंट बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस हमारा सप्लाई भी क्या होता है, आइदर एक्सपांड होता है या तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले, कितनी बार क्या होता है कि प्राइस पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, मगर न जाने क्यों जिंदगी में पहली बार अचानक ये मन किसी के आने के साथ, आ जाओ बेटा यहाँ पे, तो न जाने क्यों हमने अपनी प्राइस 10 की 10 रखी थी, फिर भी हमारा सप्लाई बढ़ जाता है या तो घट जाता है। जब प्राइस वही रहती है बट अदर फेवरेबल फैक्टर्स के कारण क्या होता है, हमारा सप्लाई बढ़ जाता है, तो वो किस तरह शिफ्ट हो जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट होना। मतलब इसको बोलेंगे हम इंक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे हमने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, मगर न जाने क्यों, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वहाँ पे हमारा सप्लाई बढ़ जाता है। डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है, प्राइस वही का वही, लेकिन जो सप्लाई प्राइस है वो क्या हो जाती है, वो जो टोटल सप्लाई वो क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है, तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तरफ खिसक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो हमने क्या है, हमने एक डोसे की दुकान डाली थी, डोसा वड़ा पाव, डोसे की दुकान डाली थी, 80 रुपए का डोसा। कितने का डोसा, 80 रुपए का। सबसे सस्ता में सस्ता डोसा मैंने रखा 80 का डोसा। वहीं बाजू में एक व्यक्ति आया जिसने 70 रुपए का डोसा चालू कर दिया। 70 रुपए का डोसा देख के लोग ने क्या किया, मेरी डिमांड कम कर दी, क्योंकि प्राइस उसका कम था और उसका गुड्स खरीदने लग गए। तो मैंने अपनी प्राइस में कुछ चेंज नहीं किया, बट बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड हमारी कम हो गई। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। अब एक चीज को आपको समझना है कि शिफ्ट इन सप्लाई का, शिफ्ट इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट होना। सर शिफ्ट क्यों, क्योंकि जब ये सप्लाई कर्व है और ये दूसरा सप्लाई कर्व बनता है, तो यहाँ पे देख, ये पहले यहाँ पे थी, यहाँ पे था सप्लाई, अब इसका सप्लाई कर्व शिफ्ट होके इधर चला गया। ठीक है, इसको बोलेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो जब वो ये जब इंक्रीज इन सप्लाई होता है तो वो किधर शिफ्ट होता है, राइटवर्ड शिफ्ट। जब वो डिक्रीज इन सप्लाई होता है तो वो किधर तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये क्या था हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है बेटा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा पढ़ा था, सेम टू सेम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर क्या होता है, ये बताता है, जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था ना, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई बताता है कि भाई प्राइस और
प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है मतलब जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ती जाती है। लेकिन इलास्टिसिटी क्या बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस, कि कितनी प्राइस बढ़ने से कितना क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा। ये क्या बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स टू चेंज इन प्राइस। अगर सपोज प्राइस को अगर 10% से बढ़ाया तो मे बी क्वांटिटी सप्लाई वो 20% से बढ़ा दे। इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इसकी इलास्टिसिटी आएगी 2। कैसा आएगा, 20/10 परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा। तो इसके अंदर इलास्टिसिटी और कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड होती है। यहाँ पे हम सप्लाई के अंदर भी 3 मेथड देखने वाले हैं, परसेंटेज चेंज मेथड, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है, सपोज आपको परसेंटेज अगर स्पेसिफिक दिया तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन आपको अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है और आपको ओल्ड क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी दे रखी है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई मतलब न्यू माइनस ओल्ड अपॉन चेंज इन प्राइस मतलब न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन में क्वांटिटी सप्लाई। ये दोनों कौन सा आएगा, ये आएगा आपका ओल्ड वाला। कौन सा वाला आएगा, ओल्ड वाला, मतलब ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो आपको आइदर ये वाला फॉर्मूला लगाना है और ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और हमने ऊपर देख ही लिया जो सप्लाई का होता है वो एक्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है इसका। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह क्या करेंगे, 1/स्लोप ऑफ कर्व मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड कर देंगे। ठीक है बेटा। पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड क्या होता है, तो पॉइंट मेथड वैसे तो वहाँ पे क्वांटिटी हमने जो डिमांड वाला जो चैप्टर पढ़ा था, यूनिट पढ़ा था, उसके अंदर पॉइंट मेथड में 2 मेथड थी। एक था हमारा डेरिवेटिव और एक था जियोमेट्रिक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव आता है, मतलब डेरिवेटिव चेंज की जगह क्या वर्ड यूज करने का, डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। सेम कंसेप्ट। अगर आपको इक्वेशन मेथड दिया हुआ है, अगर आपको इक्वेशन मेथड दिया है तो आपको क्या लगाना है, पॉइंट मेथड को यूज करना है। ये आपका पी और क्यू ऑलरेडी आपका दिया होगा और यहाँ पे डेरिवेटिव आपको वो इक्वेशन के ऊपर से मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्क मेथड। आर्क मेथड के अंदर क्या होता है, जब हमको मालूम ना हो कि हमारा बेस क्या है और न्यू क्या है, मतलब ओल्ड क्या है और न्यू क्या है, वो मालूम नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। आर्क मेथड को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट मेथड। ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको, या तो आप 1 to 1 to 1 to 1 to 1 लगते हैं या तो 2 1 to 1 to 1 to 1 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे क्वांटिटी 1 पहले सब्सट्रैक्शन फिर एडिशन, और यहाँ पे पहले एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन लिखोगे। ठीक है बेटा, ये इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। वैसे मैंने जो बताया हुआ आपकी किताब के अंदर, आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और प्राइस ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। अब एक होता है कौन सा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जब मेरे प्राइस में चेंज करने से, सपोज यहाँ पे एक और प्राइस रख देता हूँ, यहाँ पे P2 रख देता हूँ, प्राइस में कितना ही मूवमेंट कर दूँ, सप्लाई मेरा वही का वही रहता है, मतलब सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब प्राइस के रिस्पॉन्स में सप्लाई कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसको बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, जीरो। ठीक है, इसको आप और क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे वर्टिकल सप्लाई कर्व बोलोगे। क्या बोलोगे, वर्टिकल सप्लाई कर्व। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वर्टिकल सप्लाई कर्व बोलोगे। या तो आप ये y एक्सिस के जैसा है इसलिए पैरेलल टू y एक्सिस भी बोल सकते हो, या तो प्राइस एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, हमारा प्राइस आता है, तो इसको आप प्राइस एक्सिस भी बोल सकते हो और पैरेलल टू y एक्सिस बोल सकते हो, या तो वर्टिकल सप्लाई कर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या रहता है, जीरो रहता है। ओके, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब परफेक्टली वर्ड लग जाता है मतलब एकदम डॉट टू डॉट इलास्टिक है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो कर्व लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनती है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, या तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप ये देखोगे कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी में अनगिनत चेंज होते जा रहे हैं, अनगिनत चेंज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी सप्लाई है उसकी इलास्टिसिटी कैसी रहती है, परफेक्टली इलास्टिक। कैसे रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है बेटा, ओके।
नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आता है, रुको, ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब आता है हमारा यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं अपने प्राइस में 10% से चेंज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो सप्लाई भी मेरा 10% से बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट इलास्टिक बोलते हैं। मतलब जितना प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज होता है। इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाई चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज वन आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज वन आएगा। और इसके अंदर जो जो हमारी इलास्टिसिटी, जो हमारा इलास्टिक है वो क्या बनता है, एक इसका राइटवर्ड शिफ्ट मतलब अपवर्ड एंड एग्जैक्ट, ये क्या बनेगा, इलास्टिक शिफ्ट का बनेगा। मतलब यहाँ पे आप इसको आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, इसमें नहीं बोल सकते, सॉरी, वो हमारे डिमांड कर्व में हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते थे, इसके अंदर हम नहीं बोलेंगे। इसमें हमको खाली इलास्टिसिटी और सप्लाई कितना रहेगा, हमारा वन रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे दो कंसेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट कौन सा है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक। जब लेस इलास्टिक की बात होती है तो इसके अंदर लेस इलास्टिक बोल सकते हो, तो इसको इन इलास्टिक भी बोल सकते हो। ये हमारा शेप कैसा बनता है, ये बनता है हमारा मोर स्टीप नेचर का होता है। कैसा होता है, स्टीप नेचर का। मतलब यहाँ पे अगर प्राइस में आप ज्यादा बढ़ा भी दोगे ना, सपोज प्राइस में आपने 40% से बढ़ा दिया, तो आपका यहाँ पे सप्लाई उतना नहीं बढ़ा पाते। यहाँ पे प्राइस बढ़ने के कारण, क्योंकि प्राइस हमारा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम सप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत सारे कारण होते हैं जो हम नेक्स्ट वाले यूनिट में, नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में, नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखेंगे कि 40% प्राइस बढ़ने से भी हम अपना क्वांटिटी सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाते। तब क्या होता है, मेरा जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक बनता है। चलो वैसे वापस बोलो, रिलेटिवली लेस इलास्टिक बनता है। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक की बात करेंगे तो ये कैसा कर्व बनेगा, ये फ्लैटर स्लोप कर्व बनेगा। कैसा कर्व बनेगा, फ्लैटर स्लोप कर्व। इसके अंदर क्या होगा, प्राइस के अंदर थोड़ा भी अगर मूवमेंट केयर करोगे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी करोगे ना, तो यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा से मूवमेंट करती है। मतलब आपने अगर इसका 10% से बढ़ाया, तो आपकी ये प्राइस, आपकी क्वांटिटी सप्लाई आपका 20% से बढ़ेगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका क्वांटिटी सप्लाई अपॉन ये, इसका आंसर ऑलवेज 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 क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। क्या बोला जाता है, ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। ओके, आई होप ये इलास्टिक वाले पॉइंट, इलास्टिसिटी वाले सारे पॉइंट्स आपको इजीली समझ आए हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री विद लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। याद रखना बेटा, सिंपल है, अगर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, अगर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा भी प्राइस राइज होगा ना, तो हम सप्लाई बहुत ज्यादा से बढ़ाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी प्राइस ज्यादा होगा, हम अपनी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा से बढ़ा देते हैं। इस सिचुएशन में अगर हम अपना कर्व शेप देखेंगे तो कैसा बनेगा, ये बनेगा फ्लैटर टाइप, मतलब ग्रेटर इलास्टिक बनेंगे। लेकिन एक सिचुएशन आती है, फर्म के पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो खत्म होने लगती है, और उसके बाद क्या होता है, जब फर्म अपने लास्ट स्टेज पे जाती है जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रही होती है, उससे ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकती, तब क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ भी जाती है ना, अगर प्राइस 40% से भी बढ़ जाए, फर्म चाह के भी, क्योंकि फर्म के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो फर्म चाह के भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50%, 60%, 70% तक नहीं बढ़ा पाती, बिकॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे मे बी इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन कितना कितना बढ़ सकता है, 10% बढ़ सकता है, 5%, जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन तक जाते हैं उतने तक वो उसको बढ़ा पाती है। इन शॉर्ट इसके अंदर क्या होता है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज नॉट कांस्टेंट बट वेरी ओवर द सप्लाई कर्व। तो ये जो हमारा सप्लाई कर्व होता है, इसके ऊपर जो हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, जब हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा होते हैं, तब वो कैसा शेप का होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वो कैसा शेप का होगा, यहाँ पे रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक होगा। क्या होगा, ग्रेटर इलास्टिक, मतलब प्राइस के बढ़ने से ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में मूवमेंट दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से इतना मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ये लेस इलास्टिक होगा, यहाँ पे वो ग्रेटर इलास्टिक होगा। ओके, हाँ, चलो
अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो, जैसे हमने क्या देखा था, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखा था, वैसे ही अब हम देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेरा जो इलास्टिसिटी है वो कैसे डिटरमाइंड होता है, कि वो मेरी इलास्टिसिटी क्या रहेगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइंड होता है। तो देख बेटा, एक सिंपल है। अगर अगर देख, अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, अगर क्या हो रहा है, अगर मैं अपना प्रोडक्शन को इजीली इंक्रीज कर पा रहा हूँ, अगर मैं अपने प्रोडक्शन को इजीली इंक्रीज कर पा रहा हूँ, तो वो कैसा शेप का होता है। अगर देखो बेटा, वापस मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। रिजल्ट, अगर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, द रिजल्ट इनटू नेगेटिव, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी इधर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर क्या हो रहा है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। वापस बताता हूँ, अगर मैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब अगर मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ, अगर मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ, वो बढ़ाने से मेरी जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अगर कॉस्ट ज़्यादा से बढ़ेगी, मतलब मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कम। प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मैं सप्लाई क्यों करूँ, मैं सप्लाई को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, सप्लाई को कम कर दूंगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने से, मतलब कि जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है वो बढ़ेगी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सेल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट क्या है, बहुत कम है। वहीं पे क्या होता है, अगर इंक्रीज प्रोडक्शन करने से अगर कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन कॉस्ट जो बढ़ रही है, सपोज 5% से बढ़ रही है, कितने परसेंट से, 5% से। सामने मैंने अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, और सेलिंग प्राइस को कितने से बढ़ा दिया, 25% से। मतलब अब मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे कितना का हो रहा है, 20% का एडिशनल होगा, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। फिर प्रोडक्ट दैट इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, कोई चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, जैसे टाइटैनिक शिप। ठीक है, अब वो कितनी बड़ी शिप थी, उसके अंदर कितना डिजाइन पैटर्न, आर्किटेक्ट, और कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। कोई अगर ऑर्डर देते कि काम करो, जो टाइटैनिक का शिप था ना, वैसे मेरे को 10 शिप बनानी है और वो 1 महीने में चाहिए मेरे को, जो पैसा बोलोगे मुंह मांगे पैसे देंगे, तो वो क्या मन कर देगा, मना कर देगा कि भाई नहीं, मैं इतने गुड्स को सप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, दैट रिक्वायर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस, तो उसकी डिमांड कैसी, उसका सप्लाई कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक क्यों? क्योंकि सप्लाई प्राइस बढ़ने से भी वो अपना प्राइस सप्लाई को उतना तेजी से नहीं बढ़ा सकता, इसलिए उसकी सप्लाई का क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। ठीक है, अगर लेकिन अगर वो अपना सप्लाई को तुरंत बढ़ा सके, कि यहाँ से प्राइस बढ़ी, वहां से उसने सप्लाई बढ़ा दिया, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसकी जो डिमांड, उसका जो सप्लाई होगा वो इलास्टिक नेचर का होगा। ओके, टाइम पीरियड टू रिस्पॉन्स, आप कितने टाइम पीरियड में रिस्पॉन्स कर दे रहे हो। अगर आप तुरंत तुरंत शॉर्ट पीरियड के अंदर आप अपना रिस्पॉन्स दे देते हो, मतलब कि प्राइस को बढ़ने से आप तुरंत अपना सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो, तो उसकी डिमांड होती है इलास्टिक। लेकिन अगर प्राइस के बढ़ने से आप शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, तो आपकी डिमांड कैसी रहेगी, इन इलास्टिक। ओके, व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगा। ठीक है, तो व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज, द व्हेन इवन सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब क्या हुआ कि व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन, तो जब हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन होता है और बहुत सारे सेलर हैं, तो कोई भी अपनी प्राइस को इतनी तेजी से नहीं बढ़ाता। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड्स इंक्रीज, यहाँ पे तो अगर क्या होगा, सब कुछ वाली बात है, अगर यहाँ पे थोड़ा भी प्राइस को राइज होगा, तो उनका सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फर्म क्या करिए, अपने प्राइस को नहीं बढ़ा रही, मतलब इसमें क्या बोलना चाहता है, इसमें बोला जाता है कि अगर आपकी सेल बढ़ती है, तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस बढ़ती है तो आप अपना सप्लाई और बढ़ा दोगे, क्योंकि रेवेन्यू आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, अगर कैपेसिटी तो हमने ऑलरेडी देख लिया, अगर आप कौन सी कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, आपके एकदम आइडल नई की नई बिजनेस प्रीमाइसेस है और आप एकदम आइडल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके अंदर आपकी जो इलास्टिसिटी रहती है वो मोर इलास्टिक रहती है। कैसी रहती है, मोर इलास्टिक नेचर की होती है। दे कैन इंक्रीज द आउटपुट विदाउट राइज इन द कॉस्ट, इलास्टिक होते हैं। लेकिन अगर आप क्या चल रहे हो, आप चल रहे हो ओवरबर्डन, मतलब आपकी फैक्ट्री के अंदर बहुत वर्कलोड है, उस सिचुएशन में क्या होता है कि थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज होता है, तो आप बोलते हो कि कौन ये छापोमारी ये सब करेगा। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हमारी जो सप्लाई होता है वो कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक क्यों, कि सप्लाई की प्राइस बढ़ती है, लेकिन उतनी तेजी से क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ पाता।
अवेलेबिलिटी ऑफ की रॉ मटेरियल, अगर की रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर क्योंकि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो हम सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर क्या हो जाती है, रॉ मटेरियल या तो लेबर या तो इनपुट वो कम हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर वो हमें है नहीं तो सप्लाई हमारा कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबिलिटी इजीली चीपली इलास्टिक। लेकिन इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि रॉ मटेरियल के अंदर वो क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रोक्योर, मतलब इजीली प्रोक्योर है तो इलास्टिक, नॉट प्रोक्योर है तो इन इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो सेम ऊपर वाला आएगा, अगर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो आपकी जो डिमांड रहेगी वो कैसे रहेगी, मोर इलास्टिक इन नेचर की। रुको, रखा 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 रखा, इफ अ फर्म हैज एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे फर्म का एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कोरोना के जैसे अनाउंस हुआ था बहुत सारा सामान भर भर के रख लिया, इनका मतलब क्या होता है कि अब वो सप्लाई, तो इसका मतलब क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज, अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो आप सप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। लेकिन आपका बहुत सारा स्टोरेज फैसिलिटी है तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकते हो। तो हैव एडिक्वेट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो सप्लाई बढ़ेगा, यहाँ पे इलास्टिक नहीं है तो इन इलास्टिक। Factor of production used in the production of commodity data commonly available and can be easily substituted or increased। मतलब जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली कॉमनली अवेलेबल है, अगर वो कॉमनली अवेलेबल है तो कोई बड़ी बात नहीं, अब मार्केट में जाओ प्रोडक्ट को खरीदो और गुड्स को मैन्युफैक्चर करो, तो यहाँ पे उसकी डिमांड कैसे रहेगी, इलास्टिक। लेकिन वो कैसा है, पर वो हमारा सेक्शन 16 सॉरी, वो हमारा जो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सॉरी जो यहाँ पे क्या लिखा, मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई, अगर कोई मटेरियल है वो शॉर्ट सप्लाई हो जाता है अगर वो शॉर्ट सप्लाई हो जाएगा तो उसका सप्लाई कैसे करूँगा, ठीक है। इफ यस तो फॉर्म विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हम अपनी डिमांड, अगर प्राइस बढ़ भी जाएगी तो भी हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम बोलेंगे सामने से रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है तो मैं ये प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर शॉर्ट सप्लाई होता है तो उसके अंदर उसकी डिमांड क्या रह जाती है, उसकी डिमांड हो जाती है इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट वाला, when employee is स्कैर मतलब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे अगर जो बंदा है ना मेरा, जो मेरा वर्कर है वो आपस में वो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी है कि कोई भी वर्क को एक दूसरे से जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। इफ यस है तो क्या करेगी, इफ यस है द फर्म विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस, अगर देख बेटा यहाँ पे कोई चीज़ की स्कैर है, कोई चीज़ की कमी है, अगर कमी है और वो चीज़ है ही नहीं तो हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे, अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक, क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट है ही नहीं तो हम सप्लाई कैसे करें। फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली तो हम स्टॉप कर देते हैं सेलिंग, और क्या करते हैं जब फ्यूचर में अच्छे से प्राइस बढ़ जाती है तब उसको परचेस करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं। लेकिन दूसरा केस कौन सा, एक्सपेक्टेशन, दूसरा केस है यहाँ हमारा कैपिटल एंड लेबर। अगर कैपिटल और लेबर एक क्या होता है, इंटरचेंजेबल होता है, इफ दे आर इंटरचेंजेबल होता है तो उस सिचुएशन के अंदर इलास्टिसिटी क्या होती है, वो मोर इलास्टिक होती है, वो क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, ई। ओके, ये तो गुड्स प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली एंड फ्रीक्वेंटली, अगर गुड्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, और दूसरे हैं जो इनफ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर गुड्स कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या होगा, अगर मेरे को नया ऑर्डर भी हो गया तो मैं इजीली उसको सप्लाई कर पाऊंगा, वो उसकी डिमांड, उसकी जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक। अगर कंटिन्यूअसली नहीं सप्लाई कर सकता, इनफ्रीक्वेंटली है क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है या तो कोई भी कारण से, तो उसकी डिमांड कैसे हो जाएगी, इन इलास्टिक होगी। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस जिसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं या तो क्लियरिंग प्राइस बोलते हैं। आपने अक्सर खरीदी की होगी जहाँ पे आपने बार्गेनिंग किया है कभी बार्गेनिंग, तो बताओ कमेंट के अंदर किया हो तो, ऐसा शायद ही कोई इंडिया में होगा जिसने बार्गेनिंग ना किया। और खासकर लड़कियों के केस में लड़कियां अक्सर जब शॉपिंग पे जाती है तो शॉपिंग पे कम और बार्गेनिंग करने चली जाती है कि चलो फ्री बैठे हैं तो बार्गेनिंग करने जाते हैं, सही है ना, मैं मजाक कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे देखो क्या होता है हमारा, ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में क्या होता है कि जब प्राइस
कम होता है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, जो डिमांड क्या होती है बहुत कम होती है। वहीं पे क्या होता है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, लेकिन वहीं पे सब ये हमारा है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या बोलता है कि प्राइस ज़्यादा है, ओहो हो इतनी प्राइस पे तो मैं इतना ज़्यादा सप्लाई करूँगा। तो बेटा देख यहाँ पे क्या होगा कि जब प्राइस क्या होगी, प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, उस समय डिमांड क्या होगी, डिमांड बहुत कम होगी लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लोग खरीदेंगे नहीं ये सोच के कि भाई बहुत प्राइस बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे वो सप्लाई बहुत ज़्यादा बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे मेरा जो सप्लाई है, सप्लाई क्या रहेगा, एक्सेस रहता है। इस पॉइंट पे सप्लाई क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डिमांड क्या होती है, डिमांड होती आती है डेफिशिएंट। डिमांड की क्या हो जाती है, कमी। मतलब यहाँ पे डिमांड उतने लोग करते नहीं है, यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड होती है। डिमांड कैसे हो जाती है, डेफिशिएंट। वहीं पे अगर मैं आपको दूसरा डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ करके तो बताऊं, ये हमारा सप्लाई, ये मेरा डिमांड। अगर प्राइस क्या हो जाती है, बहुत कम होती है, अगर प्राइस बहुत कम होती है तो ये जो डिमांड कर्व है, ये जो हमारा डिमांड कर्व है, उस पर लोग बोलते हैं वाओ इतनी प्राइस के ऊपर तो मैं इतनी गुड्स खरीदूंगा। तो और लेकिन ये जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व पे प्रोड्यूसर बोलेगा अरे यार इतनी सी प्राइस पर तो मैं सिर्फ इतनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगा। मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं इतना लेकिन सप्लाई हो रहा है इतना। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक्सेस डिमांड आएगी यहाँ पे, क्योंकि लोग ज़्यादा डिमांड करें, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कम है तो इसको बोलेंगे शॉर्टेज इन सप्लाई। ठीक है, शॉर्टेज इन सप्लाई, कि सप्लाई में क्या है, कमी है। देख बेटा ये रहा जो मैंने अभी कंसेप्ट सिखाया। यहाँ पे क्या है, इधर इधर थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, इसको सुधार लेना। मैंने अपनी खुद की प्राइवेट पर्सनल नोट्स बनाते हैं और पर्सनल नोट्स में से ही स्टूडेंट को हम सिखाते हैं। डेफिशिएंट, आप एक बार सीए मॉड्यूल का मटेरियल ओपन करना और एक बार मेरा मटेरियल देखना, आपको क्वालिटी में साफ नज़र आएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होता है। इस प्राइस पॉइंट पे क्या होता है, सप्लाई कम, शॉर्टेज इन सप्लाई, एंड यहाँ पे प्राइस डिमांड ज़्यादा होती है। जब शॉर्ट सप्लाई होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग बोलते हैं मेरे को चाहिए, सप्लाई बोलता है मेरे पास नहीं है। तो जब शॉर्ट सप्लाई होता है तो सप्लाई उसका फ़ायदा उठाता है। प्राइस के ऊपर कैसा प्रेशर आता है, प्राइस के ऊपर वहाँ पे प्राइस बढ़ती है। एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आता है, जब शॉर्ट सप्लाई हो और डिमांड बहुत ज़्यादा एक्सेस हो तो प्राइस पे कैसा प्रेशर आएगा, तो प्राइस पे इंक्रीज इन प्राइस आएगा। लेकिन उल्टा, अगर अगर सप्लायर बहुत ज़्यादा है, लोग बेचने के लिए बेताब है, बहुत सारे सप्लायर हैं लेकिन खरीदने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो जब कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है और लेकिन सेलर बहुत ज़्यादा है, तो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो क्या करेंगे, प्राइस को डाउन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइस को डाउन करेंगे। तो यहाँ पे कैसा प्राइस पे प्रेशर आएगा, डाउनवर्ड प्राइस पे प्रेशर आएगा, और यहाँ पे प्राइस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी क्या होगा, जब भी प्राइस के अंदर जब भी एक्सेस सप्लाई हुआ तो हमारे यहाँ पे कौन सा प्रेशर आएगा, डाउनवर्ड। और जब प्राइस के ऊपर क्या होगा, जब हमारा शॉर्टेज सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइस के ऊपर कैसा प्रेशर आता है, इंक्रीज का प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे इंक्रीज का प्रेशर बनेगा। ठीक है, बस इसके अंदर यही पॉइंट इम्पोर्टेंट था कि यहाँ इस केस के अंदर यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पे प्राइस नीचे आती है। तो उसी को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जब क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। बेटा कुछ याद नहीं रखना, एक सिंपल सा है। अगर कोई भाई है, पटाखे का दुकान वाला है, बहुत सारे पटाखे बेच रहा है और उसके पटाखे सेल आउट नहीं हो रहे। ठीक है, दिवाली का सीजन आने वाला है, उसका पटाखे सेल आउट नहीं हो रहे, तो अपने प्रोडक्ट को खाली करने के लिए वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा प्राइस में रिडक्शन देगा। तो प्राइस में क्या होगा, डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। लेकिन अगर क्वांटिटी सप्लाई कम है और लोग हम मेरे को पटाखे चाहिए ऐसा करें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो क्या बोलेगा कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, एक काम कर प्राइस को बढ़ा दो। तो यहाँ पे प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। और ये जो पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे सप्लाई इज इक्वल टू
डिमांड होता है। इस पॉइंट पर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल इफिशिएंसी। अरे देख बेटा, ये जो कर्व था ना, इसी के ऊपर से बनाया हुआ है। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व, और ये हमारा सप्लाई कर्व। जहाँ पे दोनों मैच होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यहाँ पे ये प्राइस पेड का एरिया होता है। ये प्राइस डिसाइडेड की जाती है कि भाई, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को 2000 में टी शर्ट चाहिए, ठीक है। वो बोला, सेलर बोला कि नहीं नहीं, मैं सप्लायर बोलता है मैं 3000 में सेल करूंगा। मैंने बोला कि नहीं, इसको थोड़ा सा सस्ता करो। मैंने बोला 2000 से 1 रुपया कम नहीं। वो बोला 3000 से 1 कम नहीं। फिर मैं बोला कि ना तेरा ना मेरा, हम क्या करते हैं, इसकी प्राइस को 2500 डिसाइड करते हैं। बोलता है ठीक है चलो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्राइस मैंने कितना पे किया, 2500। अगर सपोज हमारी जो प्राइस डिसाइड है 2500, और अगर वही मैं टी शर्ट 3000 की भी बोलता तो भी मैं खरीद लेता। तो यहाँ पे 3000, लेकिन मैंने पे कितना किया, 2500। मतलब मेरा सरप्लस कितना है यहाँ पे, 500 का है। तो जैसे जैसे ये प्राइस कम होते जाता है, तो और वो प्राइस के नज़दीक आने लगता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस कम होने लगता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं, तो ये क्या है, ऊपर वाला जो एरिया होता है वो कंज्यूमर का एरिया होता है, और नीचे वाला जो एरिया होता है प्रोड्यूसर का एरिया होता है। क्योंकि प्रोड्यूसर इसको यहाँ पे वो दो दो सपोज कि 1000 रुपये में भी सप्लाई करने के लिए रेडी था, वो सप्लाई कितने में कर रहा है, 2000 में। मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इसका प्रोड्यूसर का सरप्लस हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया होता है अपना, ये हमारा वो प्रोड्यूसर, नीचे प्रोड्यूसर आएगा और ऊपर किसका एरिया आएगा, कंज्यूमर का एरिया आता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा पूरा सप्लाई का कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने सप्लाई के अलग अलग कंसेप्ट देखे, उसके अलग अलग डायग्राम देखे, उसको प्रैक्टिकली ही समझा। आई होप आपको उसमें मजा आया होगा, और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट के अंदर एक अच्छा कमेंट लिखना, और एक थम्स अप देना, और मेहनत करते रहना। क्यों? क्योंकि आपके जो सीए का जो सिलेबस है टफ है, एग्जाम पेपर टफ आ रहे हैं, हमको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है, इसलिए तैयारी भी वैसी ही करनी होगी। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में। टिल देन, बाय बाय।